सापेक्ष गरीबी को लॉरेंज वक्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी कंट्री या किसी देश की पॉपुलेशन और लोगों के बीच में आय, जब हम किसी देश की पॉपुलेशन के बारे में देखें और देखें कि उन लोगों की आय के आधार पर और देश की पॉपुलेशन के देश की राष्ट्रीय आय के आधार पर देखें कि उन लोगों के पास कितनी संपत्ति का हिस्सा है, और फिर लॉरेंज वक्र के माध्यम से देख सकते हैं। और गिनी गुणांक के माध्यम से हम जो एक तरीके से इनकम को लेकर जो रिलेटिव पॉवर्टी है उसको हम कैलकुलेट करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दो और प्रकार की गरीबी और है, वो समझते हैं उसका अर्थ क्या। जो गरीबी का हम देखते हैं, दो अन्य प्रकार की गरीबी है, जैसे एक और दूसरी पीढ़ी, तीसरी पॉवर्टी है जनरेशनल पॉवर्टी। जनरेशनल पॉवर्टी को हम पीढ़ीगत गरीबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फोर जो लास्ट जो गरीबी है उसको हम परिस्थितिजन्य गरीबी के नाम से जानते हैं। इसे हम सिचुएशनल पॉवर्टी के नाम से भी जानते हैं। सिचुएशनल पॉवर्टी मतलब सिचुएशन से उत्पन्न हो, परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली गरीबी को हम सिचुएशनल गरीबी के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम देखा जनरेशनल गरीबी का संबंध पॉवर्टी ट्रैप से है। आप समझिए, पॉवर्टी ट्रैप गरीबी के जाल से है कि इसमें जैसे गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गरीबी ट्रांसफर होती है। दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? ट्रांसफर होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गरीबी ट्रांसफर होती है। अब देखिए कैसे होती है। जैसे कोई परिवार है या हाउस होल्ड है, अगर यहां पर उसके दादाजी हैं, वो भी गरीब थे, जो उसके इसी लड़का है या कोई लड़की है, ठीक है, वो खुद अगर दादा भी उसके गरीब थे और पापा जी या पिताजी या फादर उनके जो दादाजी भी गरीब थे, दादाजी को कोई भौतिक सुविधाएं, कोई रोजगार नहीं मिला उनको, या फिर उनके पास कोई आय के साधन उनके पास सुनिश्चित नहीं हुए, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जमीन नहीं थे, घर नहीं थे, उनके पास भूमि नहीं थी, लैंड नहीं थे, किसान नहीं थे, उनके पास आय के साधन नहीं थे, मीन्स ऑफ इनकम नहीं थे, उनके पास मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं थे, तो दादा गरीब थे। फिर गरीबी उसके लड़के में ट्रांसफर हुई, यानी कि लड़के मतलब दादा से माना कि अगर इसको देखा जाए तो उसके पिताजी में ट्रांसफर हुई। दादा की जो गरीबी थी वो पिताजी में ट्रांसफर हुई, तो पिताजी भी के पास वही वंचनाओं का सामना करना पड़ा। वही जो है उसके पास एक लैक ऑफ रिसोर्सेस नहीं थे, इनकम नहीं, नौकरी नहीं लग पाई, रोजगार नहीं मिल पाया, तो पिताजी उसके गरीब हो गए। फिर पिताजी से उस लड़के में गरीबी आई, तो गरीबी कहीं ना कहीं लड़के में ट्रांसफर हो गई, लड़का भी बेरोजगार हो गया और उसको भी इनकम आय के साधन से या इनकम से उसको वो भी नहीं जुड़ पाया, वो भी गरीब होगा। तो गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है। तो अगर इसके सापेक्ष देखा जाए तो उस लड़का का दादा भी गरीब और इसका पोता भी गरीब या नाती भी गरीब। तो इस तरीके से गरीबी जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी गरीबी में पीड़ित है। तो इसलिए पॉवर्टी जाल बन जाता है। तो इन लोगों का जीवन स्तर देखिए, इनके घर नहीं है, जमीन नहीं है। तो भारत में हजारों लोगों को आप देखिए जिनके पुरखों ने जमीनें बनाकर रख दी, उन्हें क्या परंपरागत गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। भारत में अधिकांश निर्धन है, भूमिहीन है, उन लोगों को पीढ़ीगत गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। बेघर हैं, उन्हें पीढ़ीगत गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पीढ़ीगत गरीबी जो है एकदम आती है, ये कहीं ना कहीं परंपरा ऐतिहासिक गरीबी का भी उदाहरण है। ये पीढ़ी मतलब ऐतिहासिक ट्रेडिशनल है, एक तरीके से बहुत पुरानी गरीबी देखने को मिलती है। जैसे अगर उसके दादाजी को यहीं पर नौकरी मिल जाती या फिर कुछ भूमि होती, जमीन होती, तो कहीं ना कहीं उसके लड़के भी ठीक होता। फिर लड़के से अगर यहाँ पे
इस लड़के को देखा, इसके पिताजी की स्थिति आर्थिक सामाजिक स्थिति ठीक होती तो लड़के की सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक होती। लेकिन कुछ अय्यासी होते हैं, निकम्मे होते हैं, तो उस तरीके से वो जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाता है तो वो उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर भी तो दादा भी गरीब थे और दादा का के साथ साथ उसका पोता भी गरीब है, या फिर लड़का के पिताजी भी गरीब थे और दादाजी भी गरीब थे। अगर लड़का के साथ देखा उसका लड़का गरीब और इसका लड़का भी गरीब, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गरीबी जो है, जब इस तरह की समस्या रहती है उसे हम एक पीढ़ीगत गरीबी के नाम से जानते हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है और इसका समाधान बहुत करना जरूरी है। इससे हजारों लोग, मतलब भारत में लाखों लोग, करोड़ों लोग इस गरीबी से पीड़ित हैं और इसे हम जनरेशनल गरीबी के नाम से जानते हैं। कम से कम भारत सरकार के सामने एक हम वेलफेयर स्टेट होने के कारण, या हम ऐसी पीढ़ियों को ऐसी पीढ़ियों को फाइंड आउट करें, ऐसी पीढ़ियों को सूचित करें, इंडिकेट करें कि हमें एक पीढ़ी को तो कम से कम बाहर निकालना है। जैसे अगर देखा जाए तो ट्राइबल सोसाइटी है, तो ट्राइबल सोसाइटी की सामाजिक आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं हो पाई कि उनकी पीढ़ियां सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत हो गई कि अब वो एब्सोल्यूट गरीबी से बाहर निकल गए। लेकिन हजारों साल से उनकी पीढ़ियां वही एक जनरेशनल पॉवर्टी में हैं। तो यहां भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेकिन दलित की अगर देखा जाए तो दलित कास्ट में कुछ बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जो आज भी SC ST के लोग हैं, दलित कास्ट, दलित कम्युनिटी जो देखा जाए वो कहीं ना कहीं इस परंपरा जनरेशनल जो गरीबी है, यानी कि जो इसका शिकार है, क्योंकि हजारों साल से उनको जाति के आधार पर शोषण का सामना करना पड़ा, अत्याचार का सामना करना पड़ा, भेदभाव का सामना करना पड़ा, हजारों साल से अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा। तो हजारों पीढ़ियां उनके पास, हजारों पीढ़ियां जो है, एक से एक दूसरी पीढ़ी, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी, कहीं ना कहीं बहुत सारी सैकड़ों पीढ़ियां ऐसी हो गई कि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आर्थिक बहिष्कार का सामना उनको करना पड़ा। न केवल सामाजिक बहिष्कार बल्कि आर्थिक बहिष्कार, आर्थिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा। इस कारण उनकी पीढ़ियां भी जो गरीबी में जी रहे हैं। आज भी वो पीढ़ी देखने को, आज भी उनकी पीढ़ियां गरीबी में हैं। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी में, दलित कम्युनिटी में, या फिर हम ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में देख सकते हैं कि वो पिछड़े क्षेत्रों में ही रह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम इस तरीके देख सकते हैं। तो ऐसी भी गरीबी को ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पीढ़ी को तो हम जो है आर्थिक मतलब गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेट है कि वेलफेयर स्टेट है, उसका हमें प्रोटेक्ट करना है कि वेलफेयर स्टेट का सपना पूरा करने के लिए, सरोकार पूरा करने के लिए, ड्रीम पूरा करने के लिए ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब देखते हैं परिस्थितिजन गरीबी। परिस्थितिजन गरीबी का मतलब क्या है? परिस्थितिजन गरीबी का मतलब यह है कि परिस्थिति से उत्पन्न या परिस्थिति के कारण होने वाली गरीबी को हम परिस्थिति या सिचुएशनल पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। तो जैसे परिस्थिति कौन सी होती है? सिचुएशन के कारण। तो जैसे इसमें क्या है, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर आती हैं। नेचुरल डिजास्टर के कारण, या फिर किसी पेंडेमिक, या फिर आपदा, बीमारी। जैसे आप नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत जैसे कई क्षेत्रों में भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है, तटीय क्षेत्रों में सुनामी आ गई, पर्वतीय क्षेत्रों में यहां पे भूकंप आ गया, या फिर जहां पर भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। तो इस तरीके से, और प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर का सामना करना पड़ा, पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो ऐसी कहीं ना कहीं जो पेंड में, जैसे अभी नेचुरल डिजास्टर से क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर जब आती हैं, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, फ्लड आ गया, इस तरीके से ओलावृष्टि हो गई, तो इससे जान मान की हानि होती है। आपदाएं जब प्राकृतिक आपदा आती, प्राकृतिक आपदा की परिभाषा ही है कि जान मान की हानि होती है, जन धन की हानि होती है। मतलब धन मतलब संपत्ति से है और जन मतलब पीपल्स, लोगों से है। तो लोगों के साथ साथ धन की भी बर्बादी होती है, धन की भी क्षति होती है। तो इस कारण क्या है, वो लोग गरीब हो जाते हैं। जैसे किसी घर में, किसी गांव पर्वतीय क्षेत्र में कोई परिवार है, या फिर परिवार है, भूकंप वो क्षेत्र में आया, तो या फिर वो क्षेत्र में बाढ़ आ गई, तो बाढ़ के कारण क्या हुआ, उनका घर जो है एक तरीके से
बह गया या फिर पानी भर गया तो वो घर बेघर हो गए, तो उनको विस्थापन होना पड़ता है, रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, कई अन्य क्षेत्रों में उनका पुनर्वास करना होता है। तो इस तरीके से अगर उच्च और तो वो इस गरीब परिस्थितिजन गरीबी का शिकार होते हैं। तो उन परिवारों में जो गरीबी पाई जाती है उसे हम परिस्थितिजन गरीबी के नाम से भी जानते हैं। अब ये गरीबी भी कहीं ना कहीं बहुत मतलब ये शिशु में गरीबी का कोई पता नहीं होता कब स्थापित हो, कहां उत्पन्न कब स्थापित हो जाए। अब तटीय क्षेत्रों में रहने वाले बहुत से परिवार हैं, और वहां पे एकदम सुनामी आ जाए तो सुनामी से वहां पर रहने वाले हजारों परिवार प्रभावित होंगे। यहाँ पर वहां पे परिवारों की जो परिवार है जो परिवार चला रहे हैं वो मुखिया ही खत्म हो जाए। जिस परिवार को परिवार जो संचालित कर रहा है या फिर जो परिवार के लिए जो सब प्रकार के आय के साधन उपलब्ध करा रहा है या फिर किसी व्यक्ति की नौकरी लगी है, वो व्यक्ति या जो मुखिया है परिवार का, जो आर्थिक रूप से सक्षम है या फिर आर्थिक रूप से वो सब परिवार आर्थिक उसके पास साधन है, तो वो पूरी परिवार को चला रहा है, संचालित कर रहा है, उस व्यक्ति की डेथ हो जाए बाढ़ में, भूकंप में, सुनामी में या फिर किसी बीमारी से उसकी मौत हो जाए, जैसे भी कोविड-19 में हजारों लोगों ने रोजगार से वंचित होना पड़ा, हजारों लोगों ने अपनी नौकरियों को नौकरी से वंचित होना पड़ा, नौकरियों को छोड़ा उन्होंने, क्योंकि लॉकडाउन के कारण, कोरोना पैंडेमिक के कारण फैक्ट्री बंद हुई, तो फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों को, लेबर्स को, मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया, तो वो कहां जाएं। अब उनके पास जो परिवार का मुखिया था वो अब परिवार के मुखिया की आमदनी बंद हो गई, परिवार का खर्चा कैसे चलाए। तो ऐसी स्थिति में हजारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग वो गरीबी के जाल में फंस गए, यानी कि जो वो गरीबी में फंस गए। आर्थिक साधन यानी कि जो उनके पास एक तरीके से आय के साधन थे, वो जो रोजगार के साधन थे, आर्थिक हाथ धोना पड़ा रोजगार के साधनों से। तो इस तरीके से बहुत से परिवारों ने कोरोना पैंडेमिक, जैसे भारत में आई कोरोना, पूरी दुनिया में कोविड-19 पैंडेमिक महामारी, लॉकडाउन, इसके कारण लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन देशव्यापी जो तालाबंदी थी, लॉकडाउन था। तो इस तरीके से बहुत सारे परिवारों ने ये परिस्थितिजन गरीबी का सामना करना पड़ा। और ये परिस्थितिजन गरीबी आज भी वो लोग इस बीमारी से या वो इस गरीबी से पीड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन यानी कि नेचुरल डिजास्टर या फिर किसी महामारी के कारण जो गरीबी उत्पन्न होती है, यानी जो ऐसी प्रतिकूल जो आपदा आ जाती हैं, प्रतिकूल बीमारियां प्रकोप आते हैं, उसके कारण जो गरीबी उत्पन्न होती है, जो जन की हानि होती है, तो ऐसी गरीबी को हम जो है सिचुएशन गरीबी के नाम से जानते हैं। ठीक है।